हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोना टॉक अबाउट वेक्टर अलजेब्रा। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा को शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग ऑलरेडी यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पढ़ चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, यानी वो राशियां जिनको हम नाप सकें। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर देखा जाए फिजिकल क्वांटिटीज को यानी भौतिक राशियों को, तो उनका क्लासिफिकेशन ब्रॉडली 4 जगह किया गया है, 4 तरह से। पहले होते हैं इनमें प्योर रेशियोज, दूसरे होते हैं इसमें स्केलर्स, तीसरे होते हैं इसमें वेक्टर्स और चौथे होते हैं इसमें टेंसर्स। हमारा जो एजेंडा है इस वीडियो लेक्चर का या इस चैप्टर का जो एजेंडा है वो ये पढ़ना है, वेक्टर्स स्पेशली ये पढ़ना है। ये तो हमारे सिलेबस में बहुत ही रेयर है, आता ही नहीं है बिल्कुल। ये जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं स्केलर्स, जो भी अलजेब्रा हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो स्केलर्स हैं। प्योर रेशियोज, शुद्ध अनुपात, ये क्या होते हैं प्योर रेशियोज? जैसे प्योर रेशियो के बारे में ये बात कही जाती है कि सिर्फ एक नंबर बता देने से ये कंप्लीट मीनिंग देते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, रिलेटिव डेंसिटी, इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। अगर हम कहें कि मर्क्यूरी की रिलेटिव डेंसिटी 13.6 है, सिर्फ हमारा इतना कह देना कि मर्क्यूरी की रिलेटिव डेंसिटी 13.6 है, दैट इज मोर देन इनफ। उतने में कंप्लीट मीनिंग है और आसानी से हमारे समझ में आएगा कि क्या बात बोली जा रही है। उसमें यूनिट की भी जरूरत नहीं है, उसमें एक कंप्लीट मीनिंग है। ये होते हैं हमारे प्योर रेशियोज। हम लोग इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिर आते हैं स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट द डायरेक्शन। यानी अदिश राशियां वैसी राशियों को कहते हैं जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। यानी स्केलर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होता। जैसे मास, जैसे हम बोलेंगे 10 kg पोटैटो, 10 kg। एक नंबर विथ यूनिट, कोई भी एक नंबर बोलिए यूनिट के साथ, वो बताएगा स्केलर। यानी उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। और एग्जांपल्स हैं इसके मास के अलावा स्पीड, डिस्टेंस, वर्क डन, बहुत सारे हैं, एनर्जी, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे स्केलर्स के। स्केलर्स के बारे में ये कहा जाता है ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। यानी अगर हम 3 kg पोटैटो को 5 kg पोटैटो को एक साथ ऐड करें तो ये 8 kg आएगा। यानी इनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, दे फॉलो ऑर्डिनरी अलजेब्रा, जो अलजेब्रा हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे थे। अब आते हैं हम लोग वेक्टर्स पे। वेक्टर के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वेक्टर। बट ये वेक्टर की डेफिनेशन नहीं है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इतना कह देना वेक्टर होने के लिए काफी नहीं है। अब हम लोग इसके डेफिनेशंस पे जाएंगे। टेंसर्स हमारे सिलेबस में है ही नहीं, वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट दैट टेंसर्स। वी विल मूव ऑन टू द डेफिनेशंस ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर को डिफाइन करते हैं हम लोग दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट द डायरेक्शन। Those physical quantities which has only magnitude but not the directions are called scalars। यानी वो भौतिक राशियां जिनके पास सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर्स। एक पॉइंट और ऐड करते हैं, दे फॉलो
ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। एग्जाम्पल इसके मास, वॉल्यूम, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क डन, एनर्जी एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। सो स्केलर्स के ये प्रॉपर डेफिनेशन है और ये ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। अब आते हैं हम लोग वेक्टर्स पे। वेक्टर्स का डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी वैसी भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण होता है और दिशा भी होता है, लेकिन इतना कह देना वेक्टर होने के लिए काफी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट मस्ट फॉलो सम लॉज, यानी अपार्ट फ्रॉम दिस इट मस्ट ओबे फॉलोइंग लॉज और रूल्स। पहला इसमें क्या है, इट मस्ट फॉलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है ये, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दूसरा, इट मस्ट बी कम्यूटेटिव, दैट मीन्स वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। समझते हैं इसको। वेक्टर्स के लिए बोला गया दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी वो भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, यानी परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। लेकिन इतना कह देना वेक्टर होने के लिए काफी नहीं है, इसके अलावा इसके पास कुछ और क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ और कसौटियों पे खरा उतरना चाहिए इसको, तब जाके ये वेक्टर बोला जाएगा। जैसे इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी समानांतर चतुर्भुज के जो सदिश योग का नियम है, यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको फॉलो करना चाहिए। वो रूल क्या होता है, वो लॉ क्या है, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। ये कैसे आता है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ना है। सो अभी के लिए इतना ही समझिए कि इस लॉ को फॉलो करना है। ये आता कहां से है, इसको हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इसको कम्यूटेटिव लॉ का पालन करना चाहिए, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं उसको। क्या होता है वो, यानी उसके हिसाब से वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर होगा किसके, वेक्टर b प्लस वेक्टर a को, यानी हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लॉ को ओबे करना चाहिए। सो इन कसौटियों पे खरा उतरना चाहिए, ये क्वालिटीज होनी चाहिए किसी फिजिकल क्वांटिटीज में, तब उसको बोलेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। सो आई होप आपको वेक्टर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है, फिर भी हम उसको स्केलर कंसीडर करते हैं। क्यों? फॉर एग्जांपल टाइम और करंट। टाइम एंड करंट। टाइम के बारे में ये कहा जाता है कि टाइम ऑलवेज पासेज फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर, और करंट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि करंट पासेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी इसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है, हम इसको डायरेक्शन असाइन कर सकते हैं। जैसे टाइम के लिए मैंने बोला, मैंने सुबह 2 घंटे पढ़ाया, शाम में 3 घंटे पढ़ाया, दोनों को ऐड करेंगे तो हम सीधे बोलेंगे 5 घंटे पढ़ा लिया, यानी ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा से हमने इसको ऐड कर लिया। तो हम क्या बोलेंगे, ये स्केलर वाले तरीके से ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा यूज हुआ, इसलिए इसको स्केलर मान लेते हैं। लेकिन हम चेक करते हैं क्या ये वेक्टर की जो कसौटियां हैं, वेक्टर की जो क्वालिटीज होनी चाहिए, एक फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए जो क्वालिटीज को फुलफिल करना चाहिए, उस पे टाइम फुलफिल होता है कि नहीं। मान लीजिए ये कोई टाइम है जिसको हमको जोड़ना है, मान लीजिए A, और ये कोई टाइम है जिसको हमको जोड़ना है B, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, यानी टाइम कहां से, ऑलवेज पासेज फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर।
ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा टाइम के बारे में कि टाइम पासेज फ्रॉम फ्यूचर टू प्रेजेंट टू पास्ट, ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने। यानी टाइम हमेशा पास्ट से प्रेजेंट होते हुए फ्यूचर की तरफ जाता है, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा। अगर हम इस पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो देखिए r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो r इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच का एंगल 0। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है 1। सो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 1 होता है 1। यानी अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो अगर हम स्क्वायर रूट हटाएं, यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, यानी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सो बचा क्या a प्लस बी, यानी हमने मान लीजिए 3 घंटे को जोड़ा और 5 घंटे को जोड़ा तो कितना आ रहा था 8। तो a प्लस बी यहां से भी आ रहा है, यानी वेक्टर एडिशन से भी हम जोड़ रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी हम ऐड कर रहे हैं तो वही आ रहा है। और स्केलर वाले यानी ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा से हम ऐड कर रहे थे तो भी उतना ही आ रहा था। तो चीजों को क्यों कॉम्प्लिकेट करना है, इसलिए हम इसको स्केलर रिगार्ड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम का जो डायरेक्शन होता है वो यूनिक होता है। यूनिक मतलब अद्वितीय, दूसरा कोई डायरेक्शन नहीं है, हमेशा एक ही डायरेक्शन होगा, पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, स्केलर रिगार्ड कर लेते हैं। तो इससे हमने एक बात सीख ली, a physical quantity with unique direction is regarded as scalar। एग्जाम्पल में टाइम एंड करंट, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए चीज़ों को हम फिजिक्स में हमेशा आसान करना चाहते हैं। सो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस से जाने की क्या ज़रूरत है, जब हमें सीधा सीधा यहाँ से, जैसे हम ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा लगा के जोड़ सकते हैं 3 + 5 = 8, इतना करके जोड़ेंगे तो भी वही आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को आसान करते हैं, फिजिक्स में यूनिफाई करते हैं। इसलिए हम इसको स्केलर रिगार्ड कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए फिजिकल क्वांटिटी विथ यूनिक डायरेक्शन इज रिगार्डेड एज स्केलर। आगे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। यानी एक सदिश को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड with a directed line segment। यानी एक वेक्टर को हम सीधी लाइन से, जिसमें एरो हेड लगा हुआ हो, उस लाइन से हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट, और इस पे एक एरो हेड लगा हुआ हो तो इसको हम बोलेंगे वेक्टर। यानी ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये मान लीजिए एग्जांपल में मैंने बोला कि F = 20 न्यूटन ईस्ट। इसको रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और ये डायरेक्शन भी दिया हुआ है, यानी आपको इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन असाइन करेंगे, उसके बाद एक स्केल फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन कैसे असाइन करते हैं वो देखते हैं। कभी भी आप कॉपी के प्लेन में बना रहे हो, यानी नोटबुक में आप बना रहे हो या बोर्ड पे बना रहे हो, डायरेक्शन के लिए हमेशा ऊपर वाले को नॉर्थ कंसीडर कर लेना चाहिए और इसको ईस्ट। 2 जैसे ही आपको मिला, 2 आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये नॉर्थ हुआ तो ये क्या होगा, साउथ, ये ईस्ट हुआ तो ये क्या होगा, वेस्ट। ये हमेशा याद रखना चाहिए, इसको ईस्ट और इसको नॉर्थ। यहाँ पे जैसे ही नॉर्थ मानेंगे ये साउथ मिल जाएगा, यहाँ पे जैसे ही आप ईस्ट कंसीडर करेंगे आपको वेस्ट मिल जाएगा। ये याद रखना चाहिए, इसको नॉर्थ और इसको ईस्ट हम लोग कंसीडर करते हैं कॉपी या बोर्ड के प्लेन में। पहले हमने डायरेक्शन फिक्स कर लेना है, किस डायरेक्शन में, बोल रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। फिर एक स्केल आप फिक्स कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आपने ये स्केल चुन लिया कि 5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है। सो आपको कितनी लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी? 4 सेंटीमीटर। और आप इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। यानी आपने मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर लंबा है, अगर 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 4 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 20 न्यूटन को। और आपको ऑलरेडी पता है ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। सो इसका क्या मीनिंग हुआ कि जैसे 20 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इसी चीज को अगर हम ऐसे कर दें तब क्या मालूम होगा आपको? यानी हमने लेंथ में कोई गड़बड़ी नहीं की, लेंथ जितना है उतना ही रखा और सिर्फ एरोहेड को चेंज कर दिया। तब आप क्या समझेंगे? यानी इसकी डायरेक्शन अब चेंज हो गई। कितने से चेंज हो गई? 180 डिग्री से। तो आप क्या बोलेंगे? अब ये ईस्ट के 180 डिग्री में क्या आएगा? वेस्ट। अब आप क्या बोलेंगे? ये फोर्स 20 न्यूटन का किधर एक्ट कर रहा है? वेस्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इसी को हम सीधा बना दें ऐसे। सो F इज इक्वल टू 20 न्यूटन अगर हम लिख दें, क्या मतलब? यानी अब 20 न्यूटन का फोर्स किधर एक्ट कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में। सो एक चीज हमने क्या सीखी? ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट represents magnitude of vector and arrowhead on line segment shows direction। यानी ये जो लेंथ है लाइन सेगमेंट की, यहां पे क्या लिखा हुआ? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यानी ये जो लेंथ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका मैग्नीट्यूड। और ये जो एरोहेड लगा हुआ है लाइन सेगमेंट पे, ये एरोहेड क्या बता रहा है? इसका डायरेक्शन। सो वेक्टर को हम ज्योमेट्रिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे मैंने इसको एरोहेड को उल्टा कर दिया था तो डायरेक्शन चेंज हो गया। कितने से? 180 डिग्री से। लेकिन हमने बोला था चार्ज स्केलर है। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। सो चार्ज को स्केलर, वहां पे चार्ज पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। वहां पे चार्ज निगेटिव पॉजिटिव होने पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे ही निगेटिव हुआ बोलेंगे कि ये डायरेक्शन चेंज हो गई। वहां पे डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, ये टाइप बताने के लिए यूज किया जाता है। सो चार्ज स्केलर है बट ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, बट दैट इज स्केलर। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो वहां पे डायरेक्शन नहीं बता रहा होता है, वहां पे वो चार्ज का टाइप बता रहा होता है। आगे देखते हैं हम वेक्टर का सिंबल कैसे देते हैं। सिंबल ऑफ ए वेक्टर। मान लीजिए ये एक वेक्टर है। जहां से वेक्टर शुरू होता है, मान लीजिए ये पॉइंट, और जहां पे खत्म होता है, तो जहां से शुरू होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेल। इस वेक्टर का ये टेल हुआ, ये जहां से शुरू हुआ, और जहां पे खत्म हुआ उसको बोलते हैं हम लोग हेड और टिप। दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं, या हेड बोलिए या टिप बोलिए। टेल टिप नोटेशन बोलते हैं इसको। जहां से शुरू हुआ उसको टेल, और जहां पे खत्म हुआ वेक्टर उसको हेड या टिप। अगर मान लीजिए हमने टेल को मान लिया ए और टिप को मान लिया बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी वेक्टर। अगर ऐसा लिखा हुआ है ए बी वेक्टर, तो आप क्या सोचेंगे कि ये वेक्टर ए से शुरू हुआ है और बी पे खत्म हुआ है। अगर हम लिख दे रहे हैं यहां पे बी ए वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमने बी ए वेक्टर लिख दिया है तो इसका मतलब ये है जो ये ए बी वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, एरो हेड चेंज हो गया। क्यों? अब ये वेक्टर कहां से शुरू हुआ है? बी से। कहां पे खत्म हुआ है? ए पे। ये वेक्टर कहां से शुरू हुआ है? बी से, और खत्म कहां पे हुआ है? ए पे।
बी ए वेक्टर का मतलब ये हुआ, यानी इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, इसकी लेंथ इतनी ही है, लेकिन ये शुरू कहां से हो गया, बी से। सो ये इसका सिंबल होता है। जैसे इसी को अगर हमने टेल और टिप नोटेशन में ऐसा लिख दिया, मान लीजिए ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे v। मान लीजिए ये फोर्स वेक्टर है v, ये फोर्स वेक्टर है तो f, इसी तरह हम डिनोट कर सकते हैं। सो ये रहा वेक्टर का सिंबल। लेकिन बहुत सारे बुक्स में आपको ये वाला तरीका नहीं मिलेगा लिखा हुआ। बहुत सारे बुक्स में आपको क्या लिखेगा, जैसे फोर्स एक वेक्टर है तो बहुत सारे बुक्स में क्या करेगा, इसको बोल्ड कर देगा, ऐसे फोर्स बना देगा। आपको क्या समझना है, ये फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर की बात हो रही है, यानी बोल्ड छाप दिया जाता है। ए वेक्टर अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ आपको मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर ए से शुरू हुआ और ए पे खत्म हुआ, यानी इसमें मैग्नीट्यूड नहीं है। दैट मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड नहीं है, तो ये क्या हुआ, जीरो वेक्टर, जिसको हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। सो अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ मिले तो हम लोग क्या सोचेंगे, ये जीरो वेक्टर है। डेफिनेशंस बहुत सारी आगे आएंगी, लेकिन हम लोग डेफिनेशंस पे नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उसी पे जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग ट्रांसलेशन ऑफ ए वेक्टर। ट्रांसलेशन ऑफ ए वेक्टर, यानी मान लीजिए कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, तो सबसे पहले तो देखेंगे ये वेक्टर है कहां। तो अभी ये वेक्टर बोर्ड के प्लेन में है, तो अगर इस वेक्टर को हम बोर्ड के प्लेन में ही पैरेलली स्लाइड कर लें या डिस्प्लेस कर लें, तो ये वेक्टर नहीं बदलता है। यानी इस वेक्टर को मैं यहां से यहां पे स्लाइड करके ला दूं, इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना करूं और डायरेक्शन चेंज ना करूं, तो ये वेक्टर नहीं बदलेगा। इसी वेक्टर को मैं ऐसे शिफ्ट करके यहां पे ले आऊं, जैसे मैंने इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे लाया, यानी ना तो इसकी लेंथ चेंज हुई और ना ही इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। यानी इस वेक्टर को मैं यहां पे ले आया, ना इसकी लेंथ चेंज हुई ना इसकी डायरेक्शन, तो ये वेक्टर नहीं चेंज होगा। इसी तरह इस वेक्टर को मैं यहां पे भी खिसका सकता हूं। ये भी अलाउड है। ये वेक्टर नहीं चेंज होगा। इसका एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, a vector does not change if it is slided or displaced parallelly in the same plane। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर नहीं बदलता है, कब, जब ये पैरेलली स्लाइड या डिस्प्लेस किया जाता है उसी प्लेन में, तो वो वेक्टर नहीं बदलता है। एग्जांपल मैंने यहां पे दिखाया, इस वेक्टर ए को मैंने स्लाइड करके यहां पे ला लिया, तो ये वेक्टर अभी भी ए ही है, क्योंकि ना तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया और ना ही इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह इस वेक्टर को मैं स्लाइड करके यहां पे ले आऊं, फिर भी इस वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ा। सेम प्लेन में अगर हम वेक्टर को पैरेलली स्लाइड कर लें या खिसका लें, तो उस वेक्टर में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगला देखते हैं हम लोग रोटेशन ऑफ ए वेक्टर। रोटेशन ऑफ ए वेक्टर यानी वेक्टर को हम मोड़ें तो क्या होगा। मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, वेक्टर p। अगर हम इसको मोड़ दें यहां पे, क्या ये वेक्टर चेंज हुआ? अभी हमने कितने से मोड़ दिया, 90 डिग्री से। क्या ये वेक्टर चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ। इस वेक्टर को हम वेक्टर p नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। इस वेक्टर को हम इस तरह से नहीं मोड़ सकते, कहीं भी हम मोड़ के ले जाएंगे ये वेक्टर चेंज हो जाएगा। सिर्फ कहां चेंज नहीं होगा वो देखते हैं। अगर इस वेक्टर को, वेक्टर p है, अगर मैं इसको यहां से मोड़ के रोटेट करके फिर यहीं ला दूं, यानी 2 पाई से 2 पाई रेडियन से या 360 डिग्री एंगल से मोड़ दूं। इफ आई रोटेट दिस वेक्टर विथ 2 पाई रेडियंस देन इट डजंट चेंज। यानी अगर 2 पाई से मैं इसको मोड़ दूं तो ये चेंज नहीं होगा।
बाकी इसके अलावा किसी भी एंगल से मैं इसको रोटेट करूं ये वेक्टर चेंज हो जाएगा। जैसे इसको हम वेक्टर p नहीं बोल सकते हैं, इसको रोटेट करके मैं यहां कर दूं तो इसको हम वेक्टर p नहीं बोल सकते, लेकिन p को जब हम 2 पाई रेडियन से रोटेट करें तो ये नहीं बदलता है, अभी भी ये वेक्टर p ही रहेगा। सो हम लोग लिखते हैं एक स्टेटमेंट, ए वेक्टर changes if it is rotated by any angle other than 2 पाई। यानी एक वेक्टर बदल जाता है अगर ये किसी भी एंगल से रोटेट किया जाए 2 पाई के अलावा, यानी 2 पाई के अलावा किसी भी एंगल से आप रोटेट करें ये बदल जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग आगे, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। मान लीजिए कहीं 2 वेक्टर्स रखे हुए हैं, ये वेक्टर p है और ये वेक्टर q है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कहाँ रखे हुए हैं, तो बोर्ड के प्लेन में रखे हुए हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन से इसको खिसका सकते हैं और हमारा रूल क्या है, हमारा रूल है कि हम वेक्टर को इस तरह से अरेंज करें कि या तो उसका टेल से टेल मिल जाए दोनों वेक्टर्स का, या उसके टिप से टिप मिल जाए, और जो एंगल बनेगा 2 बनेगा, 2 एंगल, उसमें से हमको कौन सा एंगल चूज करना है, जो एंगल स्मॉलर होगा, छोटा वाला एंगल। देखते हैं इसको, इस वेक्टर को मैं स्लाइड कर लूं और इस वेक्टर को इधर स्लाइड करके, इस वेक्टर को यहां स्लाइड करके लाया और इस वेक्टर को यहां स्लाइड, जैसे इस वेक्टर को मैं स्लाइड करके यहां पे लाया p और इस वेक्टर को स्लाइड करके लाके यहां पे बिठा दिया मैं q। क्या किया, मैं इस वेक्टर को यहां से शिफ्ट करके यहां पे लाके लगा दिया वेक्टर p और इसको शिफ्ट करके ऐसे लाके लगा दिया। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन से एंगल चेंज नहीं किया, ना डायरेक्शन चेंज किया, ना इसका लेंथ चेंज किया। छोटा बड़ा हुआ है बट एक्चुअली हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों का लेंथ सेम है, हमने लेंथ में भी छेड़छाड़ नहीं की है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन से हमने इन वेक्टर्स को जोड़ लिया। कैसे अरेंज किया, इनका टिप और इनका टिप, सॉरी इनका टेल और इनका टेल दोनों हमने मिला दिया, यानी टेल ऑफ वन कोइंसाइड विद द टेल ऑफ अदर, यानी इसका टेल और इसका टेल हमको मिला देना है, या इसका हेड मिला देंगे तो भी वेक्टर्स के एंगल मालूम हो सकते हैं। हम लोग एक तरीका बना लेते हैं कि हम लोग हमेशा टेल से टेल जोड़ा करेंगे। यहां पे हमने टेल से टेल जोड़ लिया वेक्टर्स को। यहां पे देखिए 2 एंगल बन रहा है, एक ये और एक ये वाला। इसको अगर हम लोग थीटा मान लें तो ये वाला एंगल क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा। हमको कौन सा एंगल लेना है, जो स्मॉलर हो, यानी ये वाला एंगल ले लेंगे हम लोग, थीटा। इसका एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग, डिस्प्लेस बोथ द वेक्टर्स either from tail to tail or tip to tip by applying property of translation. By applying property of translation, 2 angles will be formed. The smaller one will be the angle between them. इसका स्टेटमेंट लिख दिया है मैंने, डिस्प्लेस बोथ द वेक्टर्स ईदर फ्रॉम टेल टू टेल और टिप टू टिप। इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, अरेंज बोथ द वेक्टर्स ईदर फ्रॉम टेल टू टेल और टिप टू टिप बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन। यानी हमको दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल या टिप टू टिप सजा लेना है। पहले किस तरह से सजाएंगे, किया इसको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन से डिस्प्लेस किया और इसको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन से डिस्प्लेस किया, यानी इसको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन से डिस्प्लेस किया और इसको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन से डिस्प्लेस किया और दोनों को टेल से टेल मिला दिया। वही बोल रहा है
कि टेल से टेल मिला देना है। कैसे? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन यूज करके। उसके बाद दो एंगल्स मिलेंगे आपको। देखिए एक एंगल यहां मिल रहा है और एक एंगल ये मिल रहा है, तो हमको कौन सा लेना है? दोनों के बीच छोटा वाला एंगल चूज करना है। सो थीटा ऑब्वियसली स्मॉलर एंगल है क्योंकि ये है 2 पाई माइनस थीटा और ये सिर्फ थीटा। सो हमको क्या लेना है? थीटा। मान लीजिए आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल दिया हो 60 डिग्री, और आपको पूछ रहा है इनके बीच का एंगल बताइए, तो आप देखते ही बोल देंगे कितना? 60 डिग्री। ऐसा नहीं बोलना है, पहले आपको देखना है कि वेक्टर्स रखे कैसे हुए हैं। तो यहां पे अगर आप केयरफुली देखें तो वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल पे रखा हुआ है, विच इज नॉट द वे टू प्रोसीड। आपको क्या करना है? या तो टेल से टेल मिलाना है या हेड से हेड मिलाना है। सो हम टेल से टेल मिलाने वाला तरीका लेके जाएंगे। सो इसको अगर हम आगे शिफ्ट करें, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है, और इसको अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन लगा के आगे शिफ्ट कर लें ऐसे, यानी इसका लेंथ हम चेंज ना करें और डायरेक्शन भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। सो ये दो एंगल बनेगा, यहां भी दो एंगल। ये 60 था तो ये कितना होगा? ये भी 60 होगा। ये 60 था तो ये भी 60 होगा। सो ये एंगल कितना होगा? 120, यानी यहां से यहां तक 180। अगर ये 60 है, ये 60 दिया हुआ था ना, ये 60 तो सामने का एंगल ये भी 60। सो ये कितना हो गया? ऑब्वियसली 120 हो जाएगा, यानी टोटल 180, और 180 में से 60 माइनस कीजिए 120, यानी इनके बीच का एंगल कितना हुआ? वेक्टर बी, वेक्टर ए, इनके बीच का एंगल हो गया 120 डिग्री। सो इनके बीच का एंगल हो गया 120 डिग्री। यहां पे मैंने क्या किया? एक्सिस बना दिया। ये वेक्टर बी था जो कि उल्टा रखा हुआ था, हमने इसको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन लगा के आगे बढ़ा लिया। सो ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, आमने सामने का कोण। सो ये टोटल 180 में से 60 माइनस कीजिए तो ये वाला एंगल कितना? 120 डिग्री होगा। अब एक क्वेश्चन देता हूं, उसको बनाइए। सो क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज पाई बाय 3, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर 2a एंड -3b। क्वेश्चन में बोल रहा है अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है, यानी पाई बाय 3, तो पूछ रहा है कि वेक्टर 2a और -3b के बीच का एंगल क्या होगा। और आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 3। सो ये दिया हुआ है वेक्टर बी और ये दिया हुआ है वेक्टर ए, और इनके बीच का जो एंगल है वो दिया हुआ है पाई बाय 3। सो हम जानते हैं ये लेंथ जो होता है ये क्या बताता है हमको? ये लेंथ बताता है हमको मैग्नीट्यूड। सो अगर ये लेंथ वेक्टर ए है, सो वेक्टर 2a कितना होगा? सो हम इधर कहीं ड्रॉ कर लेते हैं इसके डबल लेंथ का। ये मान लीजिए वेक्टर 2a हो गया, यानी ये अगर a का मैग्नीट्यूड है, सो 2a का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसके डबल, यानी इसको मैंने डबल बना लिया यहां पे। ये वेक्टर b है तो वेक्टर 3b कितना होगा? यानी इसके 3 गुना, किधर? इधर। लेकिन क्या पूछ रहा है? -3b। अगर b इधर है तो माइनस हमको किधर जाना पड़ेगा? ये आपकी b की डायरेक्शन है। सो b क्या बोल रहा है? -3b। -3b मतलब b के मैग्नीट्यूड का 3 टाइम्स किधर जाना है? b के डायरेक्शन के अपोजिट, क्योंकि माइनस है, -3b बोल रहा है, यानी इसके 3 गुना मैग्नीट्यूड का हम लोग यहां पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये 3 गुना है, अब इसको हम लिख सकते हैं -3b, ठीक है। और ये वाला एंगल दिया हुआ है पाई बाय 3। सो यहां पे एक्सिस आप अगर ड्रॉ करें, अगर आप यहां पे एक्सिस ड्रॉ करें, सो ए और बी के बीच का एंगल पाई बाय 3 था, यानी ये पाई बाय 3 तो ये भी पाई बाय 3, और ये टोटल एंगल कितना होता है? यहां से यहां तक का एंगल होता है पाई। सो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस पाई बाय 3। सो यहां पे निकाल लेते हैं, पाई माइनस पाई बाय 3। सो 3 पाई माइनस पाई बाय 3। अगर इसका एलसीएम लें हम लोग तो 3, सो 3 पाई
यानी 2π/3। सो जो ये एंगल निकला हमारा ये हो गया 2π/3। इसको यहां पे एक बार और ड्रॉ कर देता हूं मैं। मान लीजिए 2a - 3b। सो ये π/3 था, सो ये भी π/3 होगा, ये π/3 और टोटल होता है पाई। सो ये वाला जो हमारा एंगल होगा वेक्टर -3b और 2a के बीच ये होगा 2π/3। यहां से हमारा निकला। सो हमारा जो ऑप्शन था π/3, 2π/3, π/6 एंड 5π/3। सो दिस इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये दो वेक्टर्स रखे हुए हैं, वेक्टर a और ये वेक्टर b। इनके बीच का एंगल अगर हमको जानना है तो हम क्या करेंगे, देखते ही बोल देना है पैरेलल है, यानी इनके बीच का एंगल 0। यानी अगर इसको हम वेक्टर a को प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन लगा के डिस्प्लेस करें तो इसका भी वही डायरेक्शन है जो इसका है, यानी इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है। इसी तरह ये वेक्टर a हो गया। इस तरह के वेक्टर्स को अगर ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, पैरेलल तो ये होंगे ही, इसको पैरेलल वेक्टर हम बोलेंगे। बट अगर दोनों का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों सेम है तब हम इसको इक्वल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। मैं अलग से डेफिनेशंस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये सब चीजें क्लासरूम में बहुत ही प्रॉपर तरीके से बताई जाती हैं। सो यहाँ पे मैं वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही डिस्कस करूंगा, जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं वही बताने की कोशिश करूंगा। और वीडियोज में जो हमारे रेट ऑफ स्पीच होता है बोलने का, वो भी थोड़ा फास्ट होता है क्लासरूम से। क्लासरूम में स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है, बहुत ही आसानी से अपनी बात को कन्वे किया जाता है। बट यहाँ पे वीडियोज में टाइम सेव करने के लिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। इसके बीच का एंगल 0 डिग्री। अगर वेक्टर a यहाँ पे रखा हुआ है, वेक्टर b कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, तो इनके बीच का एंगल 90। और जैसे ही थीटा 90 हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब अगर मैं इसको और स्लाइड कर दूं, और स्लाइड करके ले आऊं वेक्टर b इधर और इसको बराबर स्लाइड कर दूं वेक्टर a इधर, अब इनके बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। आगे मैं और स्लाइड कर दूं, इनको क्या बोला जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर ये पैरेलल वेक्टर्स थे तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यानी 180 डिग्री है थीटा इनका। अब इसको मैं और थोड़ा रोटेट करता हूं, ये रहा वेक्टर b और ये रहा वेक्टर a, यानी अभी भी दो एंगल बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। अब हम लोग कौन सा एंगल लेंगे, ऑब्वियसली दो एंगल बनेगा। हमारा रूल है 2 angles will be formed, we'll choose the smaller one out of 2, यानी दोनों में से हमको जो छोटा वाला एंगल होगा उसको हमको चूज करना होगा। ये एंगल 180 से बड़ा हो गया तो हम इसको नहीं चूज करेंगे, ये एंगल नहीं होगा, ऑब्वियसली ये होगा थीटा, इसको हम लोग चूज करेंगे क्योंकि फिर से ये छोटा हो गया। एक बात हमने क्या सीखी, थीटा या तो 0 या 0 के बराबर होगा और 180 के बराबर या 180 से छोटा होगा, यानी थीटा की वैल्यू दो वेक्टर्स के बीच थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी नहीं हो सकती। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे हमने देखा वेक्टर्स को मोड़ते मोड़ते हमने ऐसी जगह पे ला दिया कि अब ये वाला एंगल छोटा बन रहा है और ये एंगल बड़ा बन रहा है, यानी 180 से जैसे ही एक्सीड करेगा फिर हम छोटा वाला एंगल चूज करना शुरू कर देंगे, यानी कभी भी 180 से बड़ा एंगल नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगले क्लास में हम डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे और पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 15 फरवरी 2021 से एफएस एकेडमी ऑफ साइंस सिवान में जेई, नीट, जामिया, अलीगढ़, बीएचयू और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कराई जाएगी, यानी हमारा टारगेट बैच शुरू हो रहा है ऑफलाइन मोड में। आफ्टर योर 12th एग्जामिनेशन, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड ज्वाइन एफएस एकेडमी ऑफ साइंस। गिव योर ड्रीम्स ए चांस एंड प्रिपेयर विथ अस। और 12th का बैच हमारे यहाँ 1 फरवरी और 7 फरवरी से शुरू होगा ऑफलाइन मोड में। जिन स्टूडेंट्स को भी 12th में इनरोल करना है जल्दी से इनरोल कर सकते हैं। 1 फरवरी को पहला बैच स्टार्ट होगा 12th का 7 से 8 और 8 से 9। जिन भी स्टूडेंट्स को इनरोल करना है वो ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू अगेन विद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।